कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। विजापुर गांव में अश्विन नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता और सभी लोगों को अपने से कम समझता था। उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की आदत थी। उसी गांव में संजय नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाता और घर जाकर उन कपड़ों को प्रेस करता था। एक दिन संजय मैले कपड़े लेने अश्विन के यहाँ आता है। अश्विन जी, आपने पहनी हुई ये कमीज बहुत बढ़िया है। कितने की है? और अगर कोई पुराना जीन्स हो तो मुझे दीजिए ना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है। तुम इस जन्म में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत तो धोती पहनने की भी नहीं और तुम्हें जीन्स चाहिए। यही फर्क है धनवान और गरीब में। जाओ जाओ, कोई जीन्स वीन्स नहीं है मेरे पास। संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से अपने घर चला आता है। वहां उसे अश्विन के कपड़ों में एक लॉटरी का टिकट मिलता है। ये लॉटरी का टिकट उस कमीने का ही होगा। पैसे का कितना घमंड है उसे। हे भगवान, ये लॉटरी का टिकट मुझे ही लगा देना। तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जींस खरीद कर पहनूंगा। इस टिकट को लॉटरी लगेगी कि नहीं, ये तो मुझे शिवा बाबा ही बता सकते हैं। ये सोचकर वो शिवा बाबा के पास जाता है। बाबा को प्रणाम करता है। बाबा जी, इस लॉटरी के टिकट को इनाम मिलेगा कि नहीं, जरा देखकर बताओगे क्या? तुम्हें तो पता है बेटा, मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बोलता। पहले उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। संजय ने उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दिए। बाबा ने टिकट देखा और कहा, अरे बेटा, इस टिकट पर 9, 6, 3, 5, 8 लिखा है। कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं और 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तुम्हारा लकी नंबर 5 है। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम लॉटरी का नंबर 9, 6, 3, 5, 9 लेकर आओ। ये तुम्हारा लकी नंबर है। तुम्हें इस नंबर से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाओ बेटा, लॉटरी का ये वाला नंबर लेके आओ। ओम नमः शिवाय। भैया, सुबह आपने गलती से मुझे ये टिकट दिया था। मुझे आप अगला नंबर वाला टिकट दोगे क्या? ये वापस ले लो और चाहो तो इसके बदले में मैं 100 रुपए ज्यादा दे सकता हूँ। ये कहकर संजय ने पैसे और टिकट लॉटरी वाले को दे दिया। क्यों भाई संजय, तुम भी इस न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हो क्या? ठीक है, ये लो अगले नंबर के लॉटरी का टिकट। दुकानदार ने संजय को लॉटरी का टिकट दे दिया। संजय गांव आकर खूब खुशी में नाचने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग अचरज से उसे देखने लगे। क्यों भाई, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से मैं अमीर बन जाऊंगा और अब से मुझे आप लोगों के बदबूदार कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको मैं 1-1 हजार रुपए भी दूंगा। अब जाओ, अपनी गंदी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। इधर अश्विन की एक आदत होती है। जो भी लॉटरी के टिकट का नंबर होता है उसे एक बोर्ड पर लिख कर रखना और दूसरे दिन उसे चेक करना। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो बारीकी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। अरे ये क्या, मैंने पहला इनाम जीत लिया है। मैंने पहला इनाम जीत लिया है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा कमीज लेके आना, उसमें लॉटरी का टिकट है। अरे कल संजय आया था तो मैंने उसे वो कमीज धोने को दे दिया। हे भगवान। ये कहकर अश्विन संजय के घर की ओर भागा। मेरा कल का लॉटरी का टिकट कहाँ पर है? संजय सच सच बताओ। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास ही है। आप हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते हो, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। संजय निकालो वो टिकट, उसे 1 करोड़ का इनाम लगा है। मुझे पता ही था कि उस लॉटरी के टिकट को इनाम लगेगा। बाबा ने कहा था। मगर आप मुझे उसमें से क्या दोगे? मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लॉटरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, मगर मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। हाँ अश्विन जी, मैं सिर्फ आप ही की कमीज धोऊंगा और किसी की कमीज नहीं धोऊंगा। ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट। 9, 6, 3, 5, 9। ये तो मेरा टिकट नहीं है। आपने सही पकड़ा है साहब, ये वो वाला टिकट नहीं है। मुझे शिवा बाबा ने कहा था कि वो नंबर बदल कर लाओ और ये नंबर ले लो, और बस मैंने लॉटरी का टिकट बदल दिया। अरे कमबख्त, तूने लॉटरी लगा हुआ टिकट बदल दिया है और ये बेकार का टिकट लेके आया है। अब काहे की लॉटरी? तेरी वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कहकर अश्विन जी ने संजय को खूब मारा। अरे रुकिए अश्विन जी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। जैसे आपने मेरी धुलाई की है वैसे ही मुझे भी किसी और की धुलाई करनी है। पूरी जिंदगी खराब कर दी है उसने।
आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो उसकी धुलाई करने। अश्विन और संजय दोनों शिवा बाबा के पास जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। शिवा बाबा गांव छोड़कर चले जाते हैं और संजय फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए और किसी और की वस्तुओं पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। मुकेश गोलेवाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे। माँ, मुकेश काका कब आएंगे? अभी समय है, आ जाएंगे। और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे लाल गोला चाहिए। मुझे पीला। मुझे हरा। काका मुझे लाल और हरा दोनों चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो। मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लन भैया, आज मुझे अपना वही फिल्टर किए हुए पानी वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ हाँ, दे देता हूँ, लाओ 100 रुपए। क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो। अब मैं क्या करूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्चा आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ ले ले, लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन ग्राहकों की सेहत अच्छी रहना जरूरी है। अब तेरी मर्जी। मुकेश लल्लन को 100 रुपए दे देता है और 10 किलो फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीद लेता है। अब वहां से मुकेश गांव में गोला बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में अलग अलग जगह रुककर गोले बेचा करता था, लेकिन जहां भी वो रुकता लोग उसकी ओर दौड़े चले आते थे। कभी कभार मुकेश अपने बेटे विनोद को भी अपने साथ गोला बेचने ले जाया करता था। समय बीता गया और मुकेश बूढ़ा हो गया और अब हर दिन मुकेश और विनोद साथ ही गोला बेचते थे, क्योंकि मुकेश में गोले की गाड़ी ढकेलने की ताकत नहीं रही थी। अब लगता है कुछ दिनों में तुम्हें अकेले ही ये व्यापार संभालना होगा। बाबा, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो। अब आज का एक दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम ही संभालो। वो दोनों आइस फैक्ट्री गए और वहां से बर्फ खरीदा और फिर रोज की तरह गोला बेचने निकल पड़े। मुझे एक नारंगी गोला दो। एक काला खट्टा शरबत बना दो। दिन भर घूम घूम कर थक हार के दोनों घर पहुंच गए। कल से तुम अकेले जाओगे, सब अच्छे से संभालना। हाँ बाबा, इतने दिनों से तो सीख रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। ठीक है। अगले दिन विनोद अकेले ही गोले की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो पहले आइस फैक्ट्री पहुंचा, वहां से बर्फ खरीदी और फिर गांव की ओर निकल पड़ा। उसका दिन आम दिन की तरह ही था। अगले दिन वो वापस आइस फैक्ट्री पहुंचा। मतलब अब तुमने काम संभाल ही लिया? हाँ काका, अब बाबा को आराम की जरूरत है। वो तो है। अच्छा, तेरे बाबा को समझा समझा के थक गया, लेकिन वो नहीं माना। क्या काका? यही कि सस्ता बिना फिल्टर वाले पानी का बर्फ ले, मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन वो ठहरा ईमानदार। मेरी बातें उसके कानों तक ही नहीं पहुंची। अच्छा, सस्ता वाला बर्फ कितने का है? 5 रुपए किलो। मतलब दुगना मुनाफा। हाँ, यही तो समझा रहा था उसे। ठीक है काका, आज आप मुझे वही बर्फ दीजिए। विनोद ने सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ खरीद लिया। रोज की तरह वो गांव में गोले बेचने निकल पड़ा। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने गोले और शरबत खरीदी। विनोद खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दुगना हो चुका था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक फूड इंस्पेक्टर विनोद के गाड़ी के पास आया। उसने 2 गोले खरीदे और अपनी कार में जाकर उनका टेस्ट करने लगा। इंस्पेक्टर ने उस बर्फ के पानी में बहुत सारी अशुद्धियां पाई। उसे उसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी नजर आए। फिर उस कार से इंस्पेक्टर के साथ 2-3 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। साहब मेरी क्या गलती है? दूषित और बिना फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करता है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है और पूछता है मेरी क्या गलती। पुलिस वालों ने विनोद को जेल में डाल दिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। विनोद को समझ आ गया था कि क्यों उसके बाबा महंगा और फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीदते थे। दुगने मुनाफे के लालच में उसे सजा हो गई। इसीलिए लालच से दूर रहना ही भला है।
बंदरबाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर लोग किसान ही थे जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। गांव वैसे तो बड़ा ही शांत और सुंदर था और गांव के लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही समस्या थी। गांव में बंदरों की टोलियां बहुत ही ज्यादा उद्यम मचाया करती थी। गांव वाले इन बंदरों से बड़े परेशान हो गए थे। वो दिन भर गांव में यहाँ वहां उछलते कूदते रहते, कभी किसी के घरों में घुस जाते और वहां की चीजें उलट पुलट कर रख देते। दिन भर गांव में इन बंदरों की टोलियां घूमती रहती। इतना ही नहीं, रात को भी ये बंदर चीखते चिल्लाते और घरों की छतों पर लंबी लंबी छलांगे लगाया करते। गांव वालों की तो नींद ही हराम हो गई थी। एक दिन उस गांव में एक सौदागर आया। यह सौदागर खुद को बंदरों का सौदागर कहा करता था। आते ही उसने गांव में एक ऐलान कर दिया, सुनिए गांव वालों, मैं एक सौदागर हूँ, बंदरों का सौदागर। मैं आप लोगों से एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यह सौदा आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा भाई, जरा खुल के बताओ। हाँ बताता हूँ जी। मैंने देखा है कि इस गांव में बंदरों ने बड़ा उद्यम मचाया है। इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, हमें सौदा मंजूर है। अरे भाई, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सौदा ये होगा कि आप लोग बंदरों को पकड़ के मुझे लाके दोगे और मैं हर एक बंदर के पीछे आपको 10 रुपए दे दिया करूंगा। बंदरों को पकड़ने के 10 रुपए? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा था ना मैंने कि यह सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको पैसे भी मिलेंगे और इस गांव में बंदरों ने जो उद्यम मचाया है वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या, दूसरे ही दिन से सारे गांव वाले हाथ धो के बंदरों के पीछे पड़ गए। अपना काम धाम छोड़ के वे सब अब बंदरों को पकड़ने का काम करने लगे। सबको 10 रुपए जो कमाने थे। धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगी और गांव वालों को बंदरों को पकड़ना मुश्किल होने लगा। बंदरों की संख्या घटते ही गांव वालों का उत्साह भी कम होने लगा। लेकिन सौदागर ने अब फिर एक नया ऐलान किया। वो हर एक बंदर के पीछे गांव वालों को 20 रुपए देने के लिए तैयार था। फिर क्या, गांव वालों का उत्साह फिर से बढ़ गया। वो बंदरों को चुन चुन के पकड़ने लगे। उन्हें 20 रुपए जो मिल रहे थे। लेकिन आखिरकार गांव के सारे बंदर अब पकड़े जा चुके थे। गांव में एक भी बंदर अब ढूंढने से भी ना मिलता था। तभी सौदागर ने फिर से एक नया ऐलान किया। वो अब गांव वालों को हर एक बंदर के पीछे 30 रुपए देने के लिए तैयार था। अब गांव वाले 30 रुपए की लालच में आकर जंगल में जाकर बंदरों को पकड़ने लगे। लेकिन थोड़े ही दिनों में जंगल के बंदर भी साफ हो गए। सौदागर ने अपना दाम फिर से बढ़ाया। वो अब हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए देने के लिए तैयार था। सौदागर ने अपना कारोबार अपने एक दोस्त के हाथों में सौंपा और वो खुद कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव व्यापार के लिए चला गया। यहाँ पर गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे कि आखिर वो बंदर पकड़ के लाए तो लाए कहां से। हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए, ये एक भारी कीमत थी। वे सब इस बात पर सोच ही रहे थे कि उस सौदागर के दोस्त ने गांव वालों के सामने एक बड़ा ही अजीब प्रस्ताव रखा। सुनिए गांव वालों, आप सभी मुझसे 40 रुपए में बंदर खरीद लीजिए और सौदागर के लौटते ही उसे वही बंदर 50 रुपए में बेच दीजिए। इससे आपका फायदा भी होगा और आपको बंदरों को पकड़ने की झिक-झिक भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? यह सौदा अजीब तो था लेकिन फायदेमंद था। सभी गांव वाले अब बंदरों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बंदर खरीदना चाहते थे ताकि आगे जाके उन्हें ज्यादा मुनाफा मिले। बंदरों के खरीदने की बोली पर अब गांव में झगड़े भी होने लगे। बंदरबाड़ी का वातावरण अब ईर्ष्या और झगड़े से प्रदूषित हो गया था। जल्द ही वो सारे बंदर लोगों ने खरीद लिए और वे सौदागर के लौटने का इंतजार करने लगे। उसी रात सौदागर के दोस्त ने अपना सारा सामान समेट लिया और वो उस गांव को छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद ना ही वो सौदागर उस गांव में लौट के आया और ना ही उसका वो दोस्त। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास बड़ी देरी से हुआ। सौदागर और उसके दोस्त ने मिलके बंदरबाड़ी के गांव वालों को चूना लगाया था। उन दोनों ने बड़ी चालाकी से वही बंदर गांव वालों को बेच दिए थे जिनसे वे छुटकारा पाना चाहते थे। बंदरबाड़ी में अब लोग कम और बंदर ज्यादा दिखाई देते थे। आखिर यूं ही उस गांव का नाम बंदरबाड़ी थोड़ी ही ना पड़ा है। पता नहीं वो सौदागर और उसका दोस्त अब कहां पर है।
बंदरबाड़ी के लोग उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं। कहीं आपको नजर आए तो बताइएगा जरूर। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानी पूरी वाला, जिसका गांव में एक पानी पूरी का ठेला है, जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानी पूरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वही बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानी पूरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूँ ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानी पूरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपए, पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपए कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36,000 रुपए कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानी पूरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहां से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानी पूरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानी पूरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ 2-2 विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानी पूरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था।